नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब शी जिनपिंग की निकलेगी हिकड़ी, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में भारत, बजट में होगा इसका ऐलान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन से तनाव के बीच पुतिन ने पीएम मोदी को लगाया फोन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर पाक विदेश मंत्री के बयान से भाजपा आक्रोश में, अनुराग बोले वो 1971 का दर्द महसूस कर सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, पंजाब में फिर ड्रोन से फेंकी हेरोइन, बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद लौटा वापस। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर बड़ा प्रहार, पाकिस्तान के ड्रग्स मॉड्यूल का कर दिया भंडाफोड़। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब जिनपिंग की निकलेगी हिकड़ी, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी, बजट में होगा इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवाद की नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन के लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारत के हिस्से में घुसने की कोशिश की, हालांकि भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। केंद्र सरकार अब ड्रैगन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले लेने का मन बना चुकी है और इसका असर साल 2023-24 के लिए संसद में पेश किए जाने वाले बजट पर भी देखने को मिल सकता है। इस बजट में चीन से भारत की आयात निर्भरता को कम करने के उपाय की घोषणा की जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत के अपने अभियान के आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी सरकार बड़े और कड़े फैसले ले सकती है और इस मामले से अवगत दो अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है चीन के ऊपर और अब चीन की हेकड़ी निकलनी तय है और बजट में इसका ऐलान होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से तनाव के बीच पुतिन ने पीएम मोदी को लगाया फोन, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ जारी भारत के ताजा तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने इसकी जानकारी दी है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ बातचीत के दौरान अपनी इस बात को दोहराया कि वार्ता और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। एक अधिकारी ने कहा कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर समिट से इतर समरकंद में हुई अपनी बैठक के बाद दोनों नेताओं ने इस टेलीफोन वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं की समीक्षा की। इसमें ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान से भाजपा में आक्रोश, अनुराग बोले वो 1971 का दर्द महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बिलावल भुट्टो जरदरी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक था। 1971 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को हराया था, शायद वो अभी भी दर्द में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक था। पाकिस्तान की हरकतों और मंसूबों को दुनिया देख चुकी है। ये लंबे समय से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है और भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नहीं सुधर रहा है पाकिस्तान, पंजाब में फिर ड्रोन से फेंकी हेरोइन, बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद उल्टे पांव वापस भागा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र के गांव डाओ के इलाके में हेरोइन का पैकेट गिराकर लौट गया। सीमा पर गश्त कर रही बीएसएफ की टुकड़ी ने फायर कर ड्रोन को मारने का प्रयास किया, लेकिन ड्रोन पाकिस्तान लौटने में सफल रहा। बीएसएफ प्रवक्ता के मुताबिक 14 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव दाओ के इलाके में गश्त कर रहे थे और इस दौरान जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन की आवाज़ सुनी तो लाइट फायर
करने के बाद उस पर फायरिंग की। इसके तुरंत बाद बीएसएफ के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोलक पुलिस व अन्य संबंधित एजेंसियों को इसकी सूचना दी। बीएसएफ के जवानों ने पुलिस बल व अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मिलकर डाओ के गांव के पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान बल के जवानों ने पीले रंग की टेप में लिपटे एक लिफाफे को बरामद किया और जांच के दौरान उसके अंदर से 4 किलो 490 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा बलों का आतंक पर बड़ा प्रहार, पाकिस्तान के ड्रग्स मॉड्यूल का कर दिया भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से चलाए जा रहे ड्रग्स के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है और ये मॉड्यूल इलाके के छोटे बच्चों को निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस मॉड्यूल के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को नशे की लत में डालने का उद्देश्य था और यहां से पुलिस के 400 ग्राम हेरोइन जब्त करने की खबर आ रही है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। घाटी के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने स्कूली बच्चों को नशे की लत लगाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है और पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए एक 10वीं के छात्र को हिरासत में ले लिया है। इस छात्र के सहारे स्कूली बच्चों को नशे की गर्त में धकेलने की पाकिस्तान की साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है और इस आतंकी मॉड्यूल को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC से आगे के गांव में रहने वाला कक्षा 10 का छात्र संचालित कर रहा था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान से मुक्ति की मांग। जी हां दोस्तों, कब्जे वाले कश्मीर पाकिस्तान से मुक्ति चाहता है। पाकिस्तान जहां राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, वहीं उसके सामने अब उसने अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में विकराल समस्या पैदा होने लगी है। पिछले कई महीनों से वहां के स्थानीय नागरिक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि पाकिस्तान सरकार ने देश भर में आतंकी हमलों की संभावना जता दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार को लगता है कि इन प्रदर्शनों की आड़ में गिलगिट बाल्टिस्तान में चीनी इंजीनियरों सहित पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इस इलाके सहित पूरे जम्मू और कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ आधिकारिक तौर पर किया था, जिसे भारत के तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी स्वीकार कर लिया था। मगर उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुए कबायली हमले में ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और बाद में युद्ध विराम की घोषणा के कारण ये मामला वहीं रुक गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ पर जंग में भारत की इस रेजिमेंट के आगे पानी मांगेंगे चीनी सैनिक, अमेरिका तक मानता है इस रेजिमेंट का लोहा। जी हाँ दोस्तों, बीते 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिक के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन जारी है। चीनी सीमा पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास भी जारी है और इस बीच भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की खूब चर्चा हो रही है। गोरखा रेजिमेंट ऐसी रेजिमेंट है जिससे लड़ाई करने में चीनी सैनिक थर थर कांपते हैं। गोरखा रेजिमेंट का लोहा अमेरिका ब्रिटेन तक मानते हैं और भारत की आज़ादी से पहले गोरखा रेजिमेंट हिटलर की सेना के खिलाफ भी लड़ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखा राइफल की 7 रेजिमेंट भारतीय सेना में है। गोरखा रेजिमेंट में भारत और नेपाल दोनों देशों के सैनिक भर्ती हो सकते हैं। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ भी गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर थे और इसके अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी गोरखा रेजिमेंट से थे। करगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाली परमवीर चक्र विजेता शहीद मनोज पांडे भी गोरखा रेजिमेंट के थे। गोरखा रेजिमेंट सूरवीरों के नामों से भरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय सेना की पकड़ में थे PLA के 63 जवान, इसीलिए सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया चीन। जी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बीते 9 दिसंबर को हुए झड़प को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत सेना ने उस दिन करीब PLA के 63 जवानों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद चीनी पक्ष को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी तरह से सेना ने चीनी फौज के छड़ी की तरह दिखने वाली घातक हथियारों को भी जब्त कर लिया, जिससे उन्होंने हमला किया था। ये चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए छड़ी है, जिसका इस्तेमाल 2020 में गलवान संघर्ष के दौरान भी किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, विदेश मंत्री की टिप्पणी को बताया असभ्य, याद दिलाया 1971 का वक्त। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणी का करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान के बयान को असभ्य बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्री का बयान असभ्य है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान के लिए भी एक निचले स्तर
का बयान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री स्पष्ट रूप से 1971 में इस दिन को भूल गए हैं, जो जातीय बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार का प्रत्यक्ष परिणाम था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को एक शहीद के रूप में दर्शाता है और इसके साथ ही लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सईद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण देता है। कोई अन्य देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित 126 आतंकवादी और 27 आतंकवादी संस्थाओं का दावा नहीं कर सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डूबे पाकिस्तान की हालत खराब, अब दूतावास बेचने की आ गई है नौबत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंक परस्त देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसे अपना कर्ज उतारने के लिए विदेशी दूतावासों की इमारतों को बेचना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इसकी पुष्टि कर दी है और आपको बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार ने वाशिंगटन में अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दे दी है और इससे पहले शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ भी अपने कार्यकाल में ऐसा कारनामा कर चुके हैं। पाकिस्तान अधिकारियों ने कहा कि नीलामी के लिए पाकिस्तान तब ही मानेगा जब उसे कीमत मनमाफिक मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर पर भारत का धमाका, चीन की नींद हराम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात सफलतापूर्वक नाइट ट्रायल किया और ये भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल बन गई है और इसकी जद में पाकिस्तान, चीन ही नहीं, यूरोप के कई देश भी आ चुके हैं। LAC पर वायुसेना के अभ्यास का दूसरा दिन है और बता दें कि आज ही के दिन 1971 को पाकिस्तान फौज ने सरेंडर किया था। भारत में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बॉर्डर के आसपास अभेद्य किला बना रहा है भारत, अब चीन को ऐसे देगा मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, चीन की चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है। पहाड़ों को चीरकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को और सुगम बनाया जा रहा है। पहाड़ों के बीच से गुजरती ट्रेनें खतरों से दूर अब जल्द 4 धाम यात्रा करवाएंगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाना बहुत आसान हो जाएगा। वहीं भारत पहाड़ों के बीच अभेद्य किला तैयार कर रहा है जिससे चीन को मात दी जाएगी। जी हां, चीन के सैनिकों को भारत के सैनिक न सिर्फ बॉर्डर पर धूल चटा रहे हैं बल्कि पहाड़ों में मात देने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे ने उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच वर्ल्ड क्लास रेलवे लाइन का जाल बिछाना शुरू कर दिया है और इसी में भारत की सबसे बड़ी रेल टनल का निर्माण भी किया जा रहा है। ऋषिकेश से उत्तराखंड के कर्णप्रयाग के बीच रेलवे 125 किलोमीटर का रेल ट्रैक बिछा रहा है, जिसमें 17 रेलवे टनल और 18 मेजर रेल ब्रिज, 34 माइनर रेल ब्रिज और ROB यानी कि रोप ओवर ब्रिज भी शामिल है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके या हिमालयी रीजन पर चीन की हमेशा से नजर रही है। दुर्गम पहाड़ियां जिसकी सुरक्षा हमारे जवान 24 घंटे 365 दिन करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से चीन का करीब 345 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इलाका है जिस पर चीन आए दिन अपने निगाहें गड़ाए रहता है। यही वजह है कि चीन को खदेड़ के न सिर्फ ऑल वेदर रोड बल्कि रेलवे बॉर्डर इलाकों तक पटरियों का जाल भारत बिछा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्नि 5 की जद में होगा चीन और पाकिस्तान समेत आधी दुनिया। वर्ल्ड की 5 सबसे घातक मिसाइलों के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों से झड़प के बीच भारत ने गुरुवार को अपनी सबसे पावरफुल मिसाइल अग्नि 5 की सफल टेस्टिंग की है। परमाणु ताकत से लैस इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक मार करने की है और इसके सफल परीक्षण के बाद अब करीब आधी दुनिया इसकी रेंज में है। अग्नि 5 की रेंज में चीन, पाकिस्तान के अलावा रूस, यूक्रेन, इंडोनेशिया, मेडागास्कर और अब आधा यूरोप भी आ जाता है और इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया है। बता दें कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल रूस के पास है। रूस ने नवंबर 2022 में ही RS-28 सरमट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सरमट को रूसी कंपनी मैकवेव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। भारत की अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देती है और इसकी रेंज में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। इसके अलावा ये एशिया और आधे यूरोप के देशों तक भी मार कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 1.5 टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। जी दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की इसके बाद नींद उड़ी है क्योंकि भारत के पास अब है
5000 किलोमीटर की रेंज में 50 टन का 150 किलो वॉरहेड क्षमता वाला अग्नि 5। दोस्तों, क्या आप भी भारत के वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जयशंकर ने पाकिस्तान को धोया तो बौखलाया पाकिस्तान, पीएम मोदी पर कर दिया निजी हमला। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान नाम लिए बिना वो पाकिस्तान पर खूब बरसे। भारत के लिए पाकिस्तान की गहरी नफरत उस समय और उजागर हो गई जब भुट्टो जरदरी परिवार के बिलावल भुट्टो जरदरी ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी जुबानी हमला बोला। आपको बता दें कि जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहा था। पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे और फांसी पर लटकाए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकर अली भुट्टो के पोते ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए आतंकवादी हाफिज सईद को निशाना बनाने और पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस दौरान सारी मर्यादाएं लांघ दी और प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया और उन्होंने कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान अब पीएम मोदी पर निजी हमले करने पर उतर आया है। उसका कारण यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को यूएनएससी में जमकर धोया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेगी भाजपा, पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमले का मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेगी। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सूर्या ने लिखा है कि बीजेवाईएम ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को पीएम मोदी के खिलाफ अरुचिकर और घटिया टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। इसी के साथ जिस देश का एकमात्र निर्यात आतंकवाद है, उससे इससे बेहतर कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चमन में गोली मोर्टार की बौछार, तालिबान बोला जंग के बहाने ढूंढ रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पड़ने वाले चमन बॉर्डर पर युद्ध जैसा माहौल बन गया है। अफगानिस्तान तालिबान ने चमन बॉर्डर पर गोलियों की बौछार कर दी है। इसके बाद पाकिस्तानी फौज को जवाब देना भारी पड़ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के तेवर से पाकिस्तान बैकफुट पर है। गुरुवार को हुई फायरिंग में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई है जबकि 15 लोग जख्मी हो गए हैं। चमन की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉन न्यूज के मुताबिक यहां के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करा लिया गया है। चमन के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और नागरिकों को माल रोड, बोगरा रोड बाईपास और बॉर्डर रोड से खाली करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 8 राज्यों में 18 दिसंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, पर्वतों पर बर्फबारी, राजस्थान यूपी बिहार में शीतलहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को पर्वतीय राज्यों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। दक्षिण पूर्वी सहित दक्षिण पश्चिम भारत में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से दक्षिण पूर्व और उत्तरी केरल, कर्नाटक सहित मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है। भारतीय तट के दूर पश्चिम उत्तर पश्चिम में ये तेजी से आगे बढ़ जाए, इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है। दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे मलक्का और सुमात्रा जलडमरू मध्य पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों में तापमान 4 से 5% की गिरावट देख सकती है और उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रही सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बर्फबारी की वजह से दिल्ली में इस सप्ताह के बाद कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा, चीनी झड़प के बाद बोले तवांग के स्थानीय लोग, खुशनुमा है माहौल। जी हां दोस्तों, 9 दिसंबर की झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सीमा पर स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है और खुद तवांग के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तवांग में रहने वाले लोगों ने भारतीय सेना पर भरोसा दिखाते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि सीमावर्ती शहर में माहौल बहुत अच्छा है और उन्हें झड़प के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में भारत
चीन सैनिकों की झड़प के बाद आईबी अलर्ट, सुरक्षा बल लगातार कर रहे गश्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मंगलवार को मेंढर में संदिग्ध देखे जाने की अफवाहों के बीच सुरक्षा बलों ने साझा तलाशी अभियान चलाए। सेना, पुलिस और एसओजी के जवानों ने ग्रामीण क्षेत्रों, जंगलों और नालों के निकटवर्ती क्षेत्रों को खंगाला। मेंढर में तैनात सेना के अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने की सूचना मिली और इसके उपरांत सेना द्वारा पुलिस एवं एसओजी को साथ लेकर उप जिले के कई क्षेत्रों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किए, जो दिन भर जारी रहे। सूत्रों के अनुसार नियंत्रण रेखा के उस पार से आतंकियों के घुसपैठ के प्रयास किए जाने और जिले में बर्फबारी के पूर्व आतंकियों के भारतीय क्षेत्र में सुरक्षित घुसपैठ की आशंका को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही चौकन्ने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आंख नहीं दिखा पाएगा चीन, भारत को मिला 36वां राफेल, हवा का सिकंदर अब एलएसी पर रखेगा कड़ी नजर। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत की सख्ती से बिलबिलाए चीन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। दरअसल भारत के पास राफेल विमानों का बेड़ा काफी मजबूत हो गया है। भारत को फ्रांस के साथ हुए डील के तहत 36वां और आखिरी राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है। वायुसेना ने ट्वीट कर लिखा कि द पैक इज कंप्लीट। 2016 में दोनों देशों के बीच हुई 60,000 करोड़ रुपए की डील के तहत कुछ 36 रफाल विमानों को भारत भेजने का सौदा हुआ था। 35 रफाल विमान भारत को मिल चुके हैं। ये सभी विमान अंबाला, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सैनिकों के बीच भीषण झड़प में एक की मौत, कई घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पाकिस्तान से उसके रिश्ते में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव अब हिंसक रूप में बदल गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा बलों के बीच प्रमुख चमन स्पिन बोल्डक सीमा पर एक बार फिर झड़पें हुई हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि अफगान पुलिस के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि इस झड़प को भड़काने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले पर बलूचिस्तान के एक प्रांतीय अधिकारी जाहिद सलीम ने समाचार एजेंसी रॉयटर को बताया कि दोनों पक्षों के बीच रविवार को भी झड़प हुई थी, जिसमें सीमा पर लगे बाढ़ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और पाकिस्तान की सेना उसी की मरम्मत कर रही थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संकट गहराया तो पाकिस्तान सरकार को याद आया इंडिया कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के मसलों का हल ढूंढने में लगातार नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घिसे पीटे तरीकों पर उतर आई है। उसने फिर उन्हीं आरोपों का सहारा लिया है जो राजनीतिक संकट के दौरान जनता को भरमाने के लिए पाकिस्तान के राजनेताओं का जाना पहचाना तरीका रहा है। आर्थिक के साथ साथ आतंकवाद के मोर्चे पर भी बेअसर साबित हो रही शहबाज शरीफ सरकार ने अब आतंकवादी कार्रवाइयों का दोष भारत पर मढ़ा है, लेकिन उसने इस बारे में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने मंगलवार को यह दावा किया कि पिछले साल लाहौर में हुए बम धमाके में भारतीय एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का हाथ होने का पाकिस्तान सरकार को अकाट्य सबूत मिला है और ये सबूत क्या और कितना भरोसेमंद है, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। पिछले साल लाहौर के जौहर इलाके में बम धमाका हुआ था। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उस सिलसिले में 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। उनसे पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को कथित सबूत हासिल हुए हैं।